एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों नमस्कार। आ गया हूं आप सबके सामने लेकर जीएस का एक महत्वपूर्ण वीडियो। ये वीडियो दोस्तों हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो एलटी ग्रेड हो, चाहे एलटी ग्रेड के कोई भी सब्जेक्ट से कोई एग्जाम दे रहा हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी जिस भी एग्जाम में, फॉर एग्जांपल डी ट्रिपल एस बी में भी जीएस पूछा जाता है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एनबीएस केवीएस, तो ये दोस्तों मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन किया है यहाँ पर। जीएस के जो क्वेश्चंस बार बार वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसके पहले मैंने 7 वीडियो दिया हुआ है जीएस पर। ये मेरा 8th वीडियो होगा जीएस पे। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, गरमपंथी उग्रवादी चरण, नरमपंथी चरण के बारे में हमने आपको बता दिया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे गरमपंथी या उग्रवादी चरण, जिसका काल कब से कब तक रहा है। 1905 से 1917 तक इसका काल रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। 1905 से 1917, 1905 टू 1917। चलिए आते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण या गरमपंथी चरण कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, उग्रवादी चरण या गरमपंथी चरण कहा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाएगा। बहुत लोग कहते हैं जीएस बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। हमारे यहाँ जुड़कर आप जीएस को मात्र 1100 रुपयों में कर सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है फीस ज्यादा है, वो उन जगहों पर जाएं। उनसे रिक्वेस्ट है जहां पर फीस कम है और जहां पर उनको लगता है कि उनके लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता अपने यहाँ एडमिशन लेने के लिए, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बताता हूँ। जीएस की फीस 1100 रुपए है। लिटरेचर के साथ जीएस और ग्रामर अगर आप लेते हैं तो टोटल पैकेज आपको 2999 में मिलेगा। और फ्री में अगर आपको पाना है ढेर सारे क्वेश्चंस, अगर ढेर सारे क्वेश्चन आपको फ्री में चाहिए, तो हमारा जो टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम चैनल है द वॉरियर्स, द वॉरियर्स, द वॉरियर्स, उसको, ये टेलीग्राम चैनल है द वॉरियर्स, ये फ्री में है। इसको आप सब्सक्राइब करिए। फ्री में आपको ढेर सारे ग्रामर के, जीएस के, लिटरेचर के क्वेश्चन मिलेंगे। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इसको सब्सक्राइब किए रहते हैं, इन फ्यूचर आपको इससे अगर आप हमारे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कंसेशन भी मिलेगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि जिस तरह का आपने मुझे स्टेचर दिया है, जिस तरह आपने इज्जत दी है, उस तरह से YouTube पर भी सब्सक्रिप्शन नहीं है। YouTube पर आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। अगर हमारे आप वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करें। YouTube पर ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा। मैं वीडियो लगातार डालता हूं, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर उतनी हिम्मत नहीं पड़ती। फिर ये होता है कि पेड में ही पढ़ाइए। YouTube पर आप लोग सब्सक्रिप्शन को 20K तक पहुंचाइए, कम से कम 20K तक पहुंचाइए। देखिए मैं वीडियोज की भरमार कर दूंगा, वो भी ऐसे नहीं, कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं। मैं जो वीडियो डालता हूं, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे में एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, मेहनत करके वीडियो डालता हूं। और अगर आपने मेरा उत्साह नहीं बढ़ाया तो मैं फिर डीमोटिवेट ही होता रहूंगा। यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए मैं डाल नहीं पाऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग मेरे वीडियोज को देखते हैं, उनमें से 20% लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, आपसे बस ये रिक्वेस्ट है। और जो भी अपने परिचय में लिटरेचर के या जीएस पढ़ने वाले लोग हैं या ग्रामर पढ़ने वाले लोग हैं, उनको क्यों नहीं सब्सक्राइब करवाते आप लोग। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करवाइए ज्यादा से ज्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को। टेलीग्राम पर फ्री में क्वेश्चन चाहिए, पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो फ्री टेलीग्राम चैनल द वॉरियर्स पे आइए। इसके पहले भी मैंने आपको इमेज दिखाई थी द वॉरियर्स की, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं कैमरे पर। टेलीग्राम पर आके आपको द वॉरियर्स टाइप करना है। द वॉरियर्स टाइप करेंगे तो ये कुछ इस तरह का आइकॉन है, जिससे आप पहचान लेंगे। ये कुछ इस तरह का आइकॉन है, द वॉरियर्स। ये मेरा फ्री चैनल है टेलीग्राम पर। यहां पर आपको क्विजेस, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और मुझसे रिलेटेड मैं कौन सा कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, क्या पढ़ाने जा रहा हूं, सारी सूचना मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आइए और सब्सक्राइब करिए। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। आप यहां आएंगे, आपको ही फायदा होगा। द वॉरियर्स ये चैनल है। खैर,
आइए देखते हैं दोस्तों। तो जीएस आप 1100 में प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामर अगर किसी को चाहिए तो ग्रामर भी आपको 1100 रुपए में मिल सकता है। अगर सब एक साथ चाहिए तो वो बहुत सस्ता है आपके लिए। सब एक साथ अगर आपको चाहिए, ग्रामर, जीएस, लिटरेचर, एलटी के लिए एलटी का पूरा सिलेबस चाहिए, अगर ग्रामर, जीएस, लिटरेचर, तब ये आपको पड़ेगा 2999 में। अगर आपको सिर्फ लिटरेचर चाहिए, लिटरेचर अगर आपको सिर्फ चाहिए तो वो पड़ेगा आपको 1999 में। मात्र एलटी का इतना बड़ा पूरा का पूरा लिटरेचर आपको हम 1999 में हम दे रहे हैं। और लिटरेचर प्लस ग्रामर अगर आपको चाहिए, लिटरेचर प्लस ग्रामर, तो वो सिर्फ 2499 में दे रहे हैं, 2499 में। और जिनको महंगा लग रहा हो वो कमेंट ना करें अभी भी। जब 9,500 फीस थी तब भी उनके लिए फीस ज्यादा थी, अब 3,000 भी फीस नहीं है तब भी उनके लिए ज्यादा है। तो वो वहां जाए ना प्लीज जहां पर फीस ना के बराबर हो, और अपना साल 2 साल और खराब करके फिर आए। सही गाइडेंस, जहां पर सही से मेहनत की जाए, वहां पे आपको इतना मिनिमम कॉस्ट तो देना होगा। आप जाइए 1,000 में पढ़िए जहां पढ़ना हो, 800 में पढ़िए, 900 में पढ़िए, और उसके बाद जब साल, 1.5 साल, 2 साल और खराब हो जाएंगे, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ठीक टीचर की तलाश करेंगे। मैं नहीं कहता यूट्यूब पर अच्छे टीचर नहीं है या पेड में अच्छे टीचर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आप लोगों की है। आप लोग सब्जियों की तरह मोल भाव करते हैं और सोचते हैं कि नहीं सब कुछ फ्री में मिल जाए। क्यों? टीचर की अपनी पर्सनल लाइफ नहीं है, टीचर के खर्च नहीं है, आपको समझना चाहिए। और जाहिर सी बात है, जिनका खुद ही टीजीटी पीजीटी नहीं निकला है, जिनका एलटी नहीं निकला है, जो एफर्ट कर रहे हैं, वो 800-900 की फीस रख सकते हैं। वो चूंकि वो जानते हैं अगर इतनी कम फीस नहीं रखेंगे तो कोई नहीं आएगा उनके पास। लेकिन आप लोगों की आंख में पर्दा डला हुआ है, आप लोग वही क्वेश्चंस के लिए जाते हैं, और पता नहीं क्यों जाते हैं। 800-900 में पढ़ना पूरा लिटरेचर आपकी फितरत बनी हुई है कि इतने में मैं पढ़ लूं। और जाहिर सी बात है, नेक्स्ट पर्सन जो कि खुद एग्जाम दे रहा है टीजीटी पीजीटी एलटी का, और जिसको खुद भी अनुभव नहीं है, फेल हो रहा है, उससे आपको ये प्रिफर है कि मैं 1,000 रुपए में, 1,200 रुपए में, 1,500 रुपए में पूरा का पूरा सब पढ़ लूं। तो बेशक वो पढ़ाएगा, क्योंकि आप ही के साथ वो कितना होशियार है कि वो आप ही के साथ तैयारी कर रहा है और अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहा है, तो पढ़ाएगा। लेकिन यहां पर आपको डिफरेंट प्रोडक्ट है, यहां पर सिलेक्टेड बंदा नहीं है। नंबर 1 रैंक कोई बार बार इसलिए कहता हूं कि ताकि आप थोड़ा सा तो समझो। आपकी आंखें नहीं खुलती, फीस बहुत ज्यादा है, ये सब फालतू की बातें हैं। जिसको मुझसे पढ़ना हो, यू आर मोस्ट वेलकम, हमारे यहाँ स्वागत है आपका। कोई पैसों की वजह से हमारे यहाँ बाहर नहीं जाता। जिसको नहीं पढ़ना है वो ये ना कहे कि फीस ज्यादा है। भैया, जिनकी फीस कम है मेरे से, उनके पास जाइए, पढ़िए। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, मैं आपको बाध्य तो कर नहीं रहा हूं। खैर, आइए आते हैं टॉपिक पे। नरमपंथी उग्रवादी चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण। क्या कहा जाएगा? 1905 से 1917 के समय को उग्रवादी चरण कहा जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉर्ड कर्जन के, यहां देखना है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, क्या था? जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया वह क्या था? मतलब लॉर्ड कर्जन के समय का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, वह कार्य कौन सा था? आपको बताना है कि वह कार्य कौन सा था। ये ऑप्शन है, आप ऑप्शंस देखिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने राष्ट्रवाद को बिल्कुल बढ़ावा दे दिया, मतलब भारतीयों को यूनाइट होने का मौका दे दिया, वो कौन सा उसका फुलिश एक्ट था? 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम ये था,
या 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये ध्यान में रखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? 1904 में आया। टीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, और किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जाहिर सी बात है एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, डीएसएसबी के लिए, डी ट्रिपल एस बी के लिए इंपॉर्टेंट है, केवीएस एनवीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आता है? 1904 में आता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। यू हैव टू कीप इन माइंड। 1904 का प्रशासनिक गोपनीयता अधिनियम, नहीं। ये तीनों तो नहीं है कि कर्जन का कौन सा फूलिश एक्ट था जिसने राष्ट्रवाद को बिल्कुल बढ़ावा दे दिया, जिसने भारतीयों को यूनाइट कर दिया। ये था 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 का ये जो बंगाल विभाजन था, उसने डिवाइड किया। बहाना ये दिया लॉर्ड कर्जन ने कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही थी कि बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जो कि बंगालियों को और पूरे देश को स्वीकार्य नहीं था। और यहां से भारतीय एक होना शुरू हो गए, भारतीयों में यूनिटी बढ़नी शुरू हुई कि अंग्रेज तो हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रहे हैं। यहां से हमें राष्ट्रीयता का बोध बहुत उच्च स्तर पर आना शुरू हुआ। तो दोस्तों, 1905 का बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन का ये फूलिश एक्ट था, जिसने भारतीयों को बिल्कुल राष्ट्रवादी बना दिया। बहुत ही राष्ट्रवाद के बहुत ज्यादा राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का काम किया भारतीयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित है? कौन सा साधन है जो उग्रवादियों से संबंधित है? ये देख लीजिए, कौन सा साधन उग्रवादियों से मतलब गर्मपंथियों से संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन, या पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, या सी ऑप्शन सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना, या डी ऑप्शन विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार के साथ असहयोग। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऊपर ही दिया हुआ है, आप देख लीजिए। स्वदेशी आंदोलन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। सॉरी, प्रश्न आपका क्या है कि कौन सा उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? तो उग्रवादियों से संबंधित कौन सा नहीं है? आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, स्वदेशी आंदोलन जो है वो उग्रवादियों से संबंधित नहीं है, ये उदारवादियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि उदारवादियों का मानना था कि जो ब्रिटिश चीजें हैं उनका बहिष्कार करिए, उनको यूज मत करिए, ब्रिटिश कपड़ों को मत यूज करिए, ब्रिटिशर्स के जो सामान है उनका यूज मत करिए। ये नरम पंथियों का था, ना कि गर्म पंथियों का। तो उदारवादियों का कौन संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन जो है उदारवादियों से संबंधित नहीं है। बाकी पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये उग्रवादियों से संबंधित है। सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना, शासन तंत्र को अस्त व्यस्त करना, ये भी किससे संबंधित है? उग्रवादियों से संबंधित है। विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा अन्य चीजों का बहिष्कार, ये सारी चीजें किससे संबंधित है? उग्रवादियों से संबंधित है। लेकिन स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है, उदारवादियों से संबंधित है। उदारवादियों से संबंधित है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय। उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्रीय वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपको बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इन ऑप्शंस को आप देखिए, बताइए सही उत्तर क्या है। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से अपनी मांगों को रखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। अब पहली महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपको बताना है। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पहले भी कराया जा चुका है, ये एनी बेसेंट है। अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब ये होता, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछा गया है। पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएगा, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? वायसराय बताना है आपको। 1905 में बंगाल का जब डिवीजन हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। आपको ध्यान में रखना है, वायसराय लॉर्ड कर्जन था। ये बिल्कुल नहीं भूलना है। बेसिक क्वेश्चन है, क्लीशे टाइप क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको DSSB में मिल जाएंगे, LT ग्रेड में मिल जाएंगे, NVS KVS में मिल जाएंगे, और जो वेरियस एग्जाम्स हैं TT TET में तो अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सुपर टेट में मिल जाएगा। तो पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, और एक सच्चाई का, पॉजिटिव एनर्जी का जितना प्रसार हो सके आइए। टेलीग्राम पर आपका स्वागत है। अगर आप फ्री में क्विज चाहते हैं, टेलीग्राम पर आइए। द वॉरियर्स, बार बार कह रहा हूं, द वॉरियर्स आइकन आपको शुरू में ही दिखाया। द वॉरियर्स टेलीग्राम पर आपका स्वागत है। फ्री में क्विजेस प्राप्त करिए, फ्री में ढेर सारी जानकारी प्राप्त करिए। आने वाले समय में मैं फ्री में ढेर सारी PDFs भी प्रोवाइड करूंगा। जैसे जैसे एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आएंगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ PDFs, यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, क्विजेस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन आवर फ्री टेलीग्राम चैनल विच इज नोन एज द वॉरियर्स। नेक्स्ट, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय, आपको मैंने बताया कौन था वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब देखिए, यहां पर क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। आपको गदर पार्टी के प्रमुख नेता बताना है। ए ऑप्शन है PB मित्रा, हरदयाल, BG तिलक, बिपिन चंद्रपाल। तो हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं में हरदयाल का, लाला हरदयाल का नाम है। ओके, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उस पर मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? गाड़ी पर यह मानकर, यह सोचकर बम फेंका गया था कि उस पर मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। यह सोचकर बम फेंका गया था। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि मुजफ्फरनगर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? यह मानकर बम फेंका, किसने बम फेंका? ये खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने यह बम फेंका था। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने यह मानकर बम फेंका था कि उस गाड़ी पर कौन बैठा हुआ है? किंग्सफोर्ड, न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे मुजफ्फरनगर के। लेकिन ऐसा नहीं था, वो बैठे नहीं थे, बम फेंका गया। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने। यह बम किसने फेंका था? खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह स्टेटमेंट किसका है? मोस्ट फेमस स्टेटमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। किसका स्टेटमेंट है? बाल गंगाधर तिलक। मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते। मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स या मार्लियामेंटो सुधार को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, यह आपको बताना है। 1909 में। मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में। यू कांट मिस दिस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1909 की डेट याद रखिए। मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के लिए जानी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? अब चाहे भारतीय परिषद, मार्लियामेंटो सुधार को भारतीय परिषद अधिनियम भी कहते हैं, यह भी ध्यान में रखना है। भारतीय परिषद अधिनियम या मार्लियामेंटो सुधार, सर्वग्राह्य नाम मतलब सभी को, कि उसको मतलब सारे लोग इस बात पे सहमत हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाए। तो मार्लियामेंटो सुधार 1909 में आया, और यह भी ध्यान रखिए इसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई? 1909 के पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के द्वारा की गई। किसकी क्या की गई? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा की गई और यहीं से भारत के विभाजन के बीज रखे गए, जहां पर सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत की गई। मतलब सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन की बात की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत अगर पूछा जाता है कहां से की गई, उसके बीज कहां से डाले गए? 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार या 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, ये ध्यान में रखना है आपको। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। डी ऑप्शन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, बाल गंगाधर तिलक। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाएगा? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे, बाद में क्या हो गए? एक योगी और दार्शनिक बन गए। बाद में क्या बन गए? जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, ये कौन थे? पहले तो एक क्रांतिकारी थे, बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। लाला लाजपत राय नहीं, आगरकर नहीं, ये यहां पर देखिए, ये है अरविंद घोष। पहले एक क्रांतिकारी थे, बाद में योगी और दार्शनिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। डी ऑप्शन अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? क्वेश्चन है, फिर से देखिए, आई रिपीट। वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? ये क्वेश्चन है। तो पैट्रियट का पब्लिकेशन करती थी। पैट्रियट नामक समाचार प्रकाशित करती थी। कौन? मैडम जी भीकाजी। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा कहां? 1909 में पेरिस में वो इस अखबार का, न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन करती थी। ये देखिए, वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट नामक समाचार पत्र वो प्रकाशित करती थी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को ही कहा जाता है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ये ध्यान में रखिएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? ये क्वेश्चन है, क्या शामिल नहीं था? 1906 में स्थापना हुई, ये तो आपको याद ही रखना है। द्विराष्ट्र सिद्धांत, जो कि मुस्लिम लीग का बाद में एक उद्देश्य बना, उस समय शामिल नहीं था। जब स्थापना हुई तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, डबल नेशन थियरी उसके उद्देश्यों में नहीं थी। भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये भी उसके उद्देश्यों में नहीं था। पाकिस्तान की मांग, ये भी उसके उद्देश्यों में नहीं था। उपर्युक्त सभी, मतलब जब स्थापना हुई मुस्लिम लीग की तो उसकी डिमांड्स इस तरह की कुछ नहीं थी, उसका उद्देश्य इस तरह का कुछ नहीं था। बाद में जिनको सबको उन्होंने रखा, द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपना लिया कि नहीं, एक अलग मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। भारत का सांप्रदायिक विभाजन की भी मांग की, पाकिस्तान की मांग की, मतलब सभी चीजों की, उपर्युक्त सभी, मतलब। लेकिन जब वो स्टैब्लिश हुई 1906 में, तो उसका इन सब उद्देश्यों को लेकर स्टैब्लिश नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक का नाम पूछा जा रहा है, को शुरू करने वाले कौन थे? 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट, मतलब होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, शुरू करने वाले कौन थे? एनी बेसेंट। ओके, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन थी? एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? बाल गंगाधर तिलक ने एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की थी, वो कौन सी थी? केसरी थी। ध्यान में रखिएगा, केसरी कौन है? साप्ताहिक पत्रिका है, कोई अखबार नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं, साप्ताहिक पत्रिका है। यू हैव टू कीप इन माइंड। केसरी, बी ऑप्शन।
शेर पंजाब, पंजाब केसरी किसका उपनाम है? शेर पंजाब लाला लाजपत राय। शेर पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का उपनाम है। और दोस्तों एक बात और आपको बता दें, जितने कन्वीनियंट, कोई भी जो लेबोरियस और इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो लाइव क्लासेस की डिमांड नहीं करेगा। मुझे बहुत अनुभव है इस फील्ड का। लाइव क्लासेस कोई मैथ की क्लास है नहीं। मेरे जितने टेलीग्राम पर या हमारे ऐप द वॉरियर्स पे जितने भी वीडियोज आपको मिलेंगे, हम पूरा का पूरा सिलेबस रिकॉर्डेड वीडियोज के जरिए कवर करते हैं, उसका पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम लाइव आने से कम लाइव आना हम पसंद करते हैं। उसका कारण है लाइव क्लासेज में टीचर की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, स्टूडेंट्स का घाटा है। मैंने लाइव क्लासेस देखी हैं। सर आज मेरा बर्थडे है, सर हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, सर मतलब तमाम चीजें, यू क्या क्या मैं बता नहीं सकता। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन सच थिंग्स, लेकिन ये होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, आपस में ही भिड़ लिए चैट में। लाइव क्लासेस हम सारा अनुभव लेके हमने शुरू किया। हमारे पास क्या नहीं है? इंटरेक्टिव पैनल भी है, अपना लैपटॉप है, बाकी जो भी पैराफिनेलिया हो सकता है, पूरा स्टूडियो है। लेकिन मैं लाइव क्लासेस क्यों नहीं आता? दैट इज द ओनली रीजन कि लाइव क्लासेस में आपका फायदा नहीं है। जो भी बड़े टीचर होंगे, बड़े स्टेचर के टीचर होंगे, या जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे, लाइव क्लासेस को 1.5 पर फॉरवर्ड करके देखते हैं। कारण क्या है? लाइव क्लासेज में बकवास बहुत ज्यादा होता है, और हाउसवाइफ, वर्किंग लेडीज, वर्किंग मैन, इन सब के लिए सूट नहीं करता एक पर्टिकुलर टाइम। आपको मैंने वीडियो डाल दी, आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लिया, वो वीडियो आपके पास है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके पास है। आप कितने कन्वीनियंट मतलब कितना आप फ्री फील करते हैं। और जब तक स्टडी को एंजॉय नहीं करेंगे, फ्री फील नहीं करेंगे, कहां से आपकी तैयारी होगी? तो चीजों को समझिए। हर एक टीचर की अपनी स्ट्रेटजी होती है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं, अब मैं क्या कहूं, जाने दीजिए कुछ। अब ये है कि सर अगर जिस तरह सिलेबस में नंबर 1 पे दिया हुआ है जो चीज, वो पहले पढ़ाइए, फिर सिलेबस में नंबर 2 पर जो दिया गया है। अरे मूर्खों, उन लोगों को कह रहा हूं, मूर्ख कहना पड़ रहा है जो ऐसी डिमांड करते हैं। 2-4 ही हैं, सारे बाकी बच्चे समझदार हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो टॉपिक ऐसा तो है नहीं कि मैं टेनिसन को पढ़ाते पढ़ाते, टेनिसन को मैंने कंप्लीट किया नहीं, शेक्सपियर पे आ गया, फिर शेक्सपियर को कंप्लीट किया नहीं, मैं सीधे जीबी शॉ पे पहुंच गया। अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं तब वो अव्यवस्थित पढ़ाना हुआ। जो टॉपिक मैंने शुरू से कह दिया है, जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं उसे पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक के बाद, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण, कवर पूरा सिलेबस करना है, लेकिन अति महत्वपूर्ण से कम महत्वपूर्ण के क्रम में। अपनी स्ट्रेटजी बदलिए, समय आ गया है, थोड़ा सा फ्री होके सोचिए। नंबर 1 से नंबर 100 तक नहीं। अगर 99 नंबर ज्यादा महत्वपूर्ण है, 99 वाला पहले पढ़ लो। 80 वाला महत्वपूर्ण, पहले 80 पहले पढ़ लो। कवर पूरा करना, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे पहले पढ़ना है। ये हर जगह होते हैं। जैसे हमारे पास इस समय 500-600 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें 10-20 बच्चे ऐसे ही होते हैं। वो शिकायत ही करते रह जाते हैं, अंत में सफल भी नहीं हो पाते, शिकायतों में रह जाते हैं। उनको समझ ही में नहीं आता, कभी भी समझ में नहीं आता, वो अपनी पूरी लाइफ कंफ्यूज रहते हैं। और कृष्ण ने गीता में कहा है, संशयात्मा विनश्यति। इनडिसाइसिव माइंड जो होता है वो विनाश को प्राप्त होता ही होता है। शंकालु हृदय जो होता है वो विनाश को प्राप्त होता है। अगर मेरे जैसा पढ़ाया समझ में नहीं आया तो साक्षात ब्रह्मा और साक्षात सरस्वती आ जाएंगी, समझ में नहीं आएगा कोई भी कंटेंट। मैं जानता हूं यूट्यूब पर कैसा लोग पढ़ाते हैं। फिर से मैं कहूंगा कि भैया उन लोगों के लिए 500-600 फीस रखना बड़ी आसान है, बहुत आसान काम है। जो लोग सेलेक्ट ही नहीं हुए हैं, कहीं खुद भी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी पढ़ा रहे हैं। और इतनी बार मेरे दोहराने पे आप तुरंत समझ भी गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, किन लोगों की बात कर रहा हूँ। वो इतनी फीस रख के वो कुछ भी, वो फ्री में भी पढ़ा सकते हैं, आपसे 11 रुपए लेके भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको खुद तैयारी कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, खुद उनका नहीं हो रहा है। और आपका क्या होगा? एग्जाम पे एग्जाम दिए पड़े, नहीं हो रहा है, वो भी तैयारी करवा रहे हैं। अब आप ऐसी नाव पर सवार होना चाहते हैं कुछ कहना ठीक नहीं है। आइए पढ़ते हैं। शेर पंजाब, पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय। तो शेर पंजाब, पंजाब केसरी नाम से कौन जाना जाता है? लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक मार के नहीं चले आना।
कुछ क्वेश्चन इतिहास के बहुत ही पेट क्वेश्चन हैं, बहुत ही क्लीशे टाइप क्वेश्चन है। क्लीशे टाइप क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो इतनी बार घिसे पिटे क्वेश्चन, बहुत बार पूछे जा चुके हैं और अब भी पूछे जा रहे हैं। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? 1912 ईस्वी का क्या ऐतिहासिक महत्व है? हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है 1912 की? आपको बताना है 1912 की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। 1912 की हिस्टोरिकल, राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, ये ध्यान में रखिएगा। कैपिटल द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, ध्यान में रखना है। राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण, ये किसकी सिग्निफिकेंस है? 1912 ईस्वी की सिग्निफिकेंस है, ये ध्यान में रखना है। 1912 क्यों सिग्निफिकेंट है भारतीय इतिहास में? क्योंकि इसी सन में, इसी साल जो राजधानी है कोलकाता से, उसका दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया। अनुशीलन समिति संबद्ध है, अनुशीलन समिति ध्यान में रखिएगा। अनुशीलन समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीडी सावरकर से संबद्ध है अनुशीलन समिति। भारतीय इतिहास में गरम पंथ में एक बहुत बड़ा नाम है वीडी सावरकर, ध्यान में रखिएगा। एक इतना बड़ा नाम है मैं बता नहीं सकता। वीडी सावरकर इज इक्विवेलेंट टू गांधी, नेहरू, इन सबके इक्विवेलेंट थे, लेकिन उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला शायद दुर्भाग्यवश, लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी और बहादुर व्यक्ति थे। अनुशीलन समिति इन्हीं से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? ये आपको देखना है। क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने, ध्यान से देखिएगा, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने घोषणा की कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली होगी? लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में इसने घोषणा की थी, डिक्लेरेशन किया था, हुआ 1912 में, ध्यान रखिएगा। डिक्लेरेशन 1911 में ही लॉर्ड हार्डिंग ने कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? राष्ट्रीय नेशनलिज्म के प्रचार के लिए, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद द्वारा। अल हिलाल का नाम आए, अबुल कलाम आजाद का नाम याद रहना चाहिए आपको। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। किसके द्वारा मारा गया? लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मार दिया गया। 13 मार्च को लंदन में सर माइकल ओडायर को गोली से मार दिया गया। किसके द्वारा? उधम सिंह ने यह काम किया था। यह बहादुरी भरा काम उधम सिंह ने किया था। डी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? फर्स्ट डिवीजन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस कब हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस में फर्स्ट डिवीजन 1907 ईस्वी में हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। 1907 में हुआ था फर्स्ट डिवीजन इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सलीमुल्लाह को जाता है, ध्यान में रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाएगा? सी ऑप्शन, सलीमुल्लाह। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? जो गणपति उत्सव, गणपति बप्पा मौर्य ये चलता है, इस जो सेलिब्रेशन है, इसे शुरू करने का, कमेंस करने का, बिगिन करने का श्रेय किसे जाता है? बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक को है, बी ऑप्शन। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। स्वदेशी आंदोलन कैसे शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। अच्छा, एक बात और आप लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के मुझे याद आती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो स्टूडेंट्स अपना करियर क्यों खराब करने पे तुले हुए हैं जो कि ऐसे लोगों के पास प्रेफर करते हैं। जैसे बहुत सारी सूचना मिलती रहती है, मतलब somebody is preparing for some exam, कोई है वो तैयारी कर रहा है किसी परीक्षा की, जाहिर सी बात है वो आपके समकक्ष है। मैं भी आपसे बहुत आगे नहीं हूं, मैं अक्सर कहता हूं आपसे 1 साल आगे हूं, बस 1 ईयर। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप में मुझ में 1 साल का फर्क है। आपसे 1 साल पहले मेरी भी यही कंडीशन थी, लेकिन मैंने अपने आप को प्रूव किया, तब आपके सामने आया। मैं आपके सामने तब आया आपको मैंने बताने का कि जो मेरा मेथड है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, जो मेरा पढ़ने का तरीका था, वो प्रूव्ड है कि नहीं है। बैक टू बैक 2 एग्जाम में पहली रैंक लाया हूं।
और उस समय लाया हूं जब कोई पेपर आप देख लीजिए, 2016 वाला पेपर उठा के देख लीजिए, एलटी ग्रेड का पेपर उठा के देख लीजिए, क्या कंपटीशन कम था क्या? तो मैं अपने आप को प्रूव करके आया हूं बैक टू बैक 2 एग्जाम में, उसके बाद यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया, तब मैं बताता हूं ये ऐसे पढ़ना है, ये ऐसे पढ़ना है। हम पूछ रहे हैं कि नैतिक रूप से क्या अधिकार है उन लोगों को जिन लोगों ने कोई एग्जाम ही नहीं निकाला, आपके साथ तैयारी कर रहे हैं और वो आपको तरीका बताएं। वो खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप उनके एक्सपेरिमेंट में आप उनके एक्सपेरिमेंट में शिकार हो रहे हैं, आप उनके एक्सपेरिमेंट का। उनके मन में जो आता है वो आपको बताते हैं, आप उसी हिसाब से लग जाते हैं। प्लीज अपने करियर, आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, आपके सपने। जॉब, जो नए बच्चे हैं, जॉब अगर 25 साल 28 साल में लग जाए तो बहुत अच्छा है। और जिसकी जॉब नहीं लगी है, लेट लगी है, मेरे जैसे जैसे 30 प्लस होने पर मेरी जॉब लगी, क्योंकि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, मेंस दिया, अनफॉर्चुनेटली समहाउ नहीं क्रैक हुआ, और मुझे उसमें कोई अफसोस भी नहीं होता स्वीकार करने में, लेकिन इसीलिए जीएस का भी बहुत अच्छा अनुभव हो गया। अगर मेंस नहीं देता आईएएस का, सीडीएस एनडीए की इतनी एसएसबीज नहीं देता, सीपीएफ का इंटरव्यू नहीं दिया होता, असिस्टेंट कमांडेंट का, तो शायद इतना ब्रॉड एक्सपीरियंस नहीं होता। आज ब्रॉड एक्सपीरियंस है, चूंकि असफलता के बाद सफलता मिली है। अब जो व्यक्ति कैसे बता सकता है, वो एंटाइटल्ड ही नहीं है बताने के लिए जो आप ही के साथ तैयारी कर रहा है। वो 500 नहीं फ्री में पढ़ाए, आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। दिस इज नॉट द वे। आपको कभी भी ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। ऐसे लोगों से, इन लोगों की मीठी मीठी बातों से कभी भी मत आइए। किसी से मत पढ़िए, अपने से पढ़िए। मेरे को फोन कर लीजिए, मैं बता दूंगा कैसे पढ़ना है, लेकिन कहीं ऐसी जगह मत पढ़िए जहां पर आपको सही चीजें, सही निर्देशन ना दिया जा रहा हो, सही इंस्ट्रक्शन ना दिया जा रहा हो। आपका समय चला जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार फेल हो रहा है वो आपको फेल ही कर सकता है, पास नहीं कर सकता। आप रेत से तेल की उम्मीद नहीं कर सकते, रेत में तेल नहीं निकलता। ये ध्यान में रखिएगा कुछ चीजों को। मैं कोई इतना ललायत नहीं हूं। बाय गॉड ग्रेस हम हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं और हमें ईश्वर ने दिया हुआ है। हम कोई पैसों के लिए नहीं कह रहे हैं। हम इतना लंबा चौड़ा लेक्चर जब देते हैं तो आपके हित के लिए देते हैं। आप कहीं मत फंस जाना। जिन लोगों को अनुभव है उन्हीं के पास जाओ। अगर पढ़ने का मन ही है तुम्हारा, तुमने ठान ही लिया है कि तुम्हें ऑनलाइन कोचिंग करनी है या पढ़ना है, तो उन लोगों के पास जाओ। कोई ऐसा अकेला मैं नहीं हूं। जिन लोगों ने अपने कर दिखाया है उन लोगों के पास जाना है। उन लोगों के पास नहीं जो खुद ही तैयारी कर रहे हैं, तुम उन्हीं से पढ़ रहे हो। मतलब ऐसी उम्मीद तो तुमसे न थी कि तुम लोग इतने ज्यादा बिल्कुल बुद्धू बन गए कि जस्ट बिकॉज कि आप 1,000 रुपए बचाने के लिए 1,000 में जाके किसी के यहां पढ़ रहे हो, 800 में पढ़ रहे हो, 500 में पढ़ रहे हो कि चलो ठीक है पैसे बच जाएंगे, अभी 1,000 बचा लोगे, 2,000 बचा लोगे। उसका परिणाम क्या होगा बाद में? ये बहुत भारी पड़ेगा। ये 1,000 बचा नहीं रहे हो, अपने 50,000 नहीं, 2 लाख रुपए डुबा रहे हो, जो कि जिसकी सैलरी मिलने लगती है अगर तुम्हारी जॉब लग जाती। तुम्हें कैलकुलेशन करना नहीं आता। तुम्हें एक हिंदी में टर्म है लागत लाभ विश्लेषण करना नहीं आता तुम्हें। अगर लागत लाभ विश्लेषण करना तुम्हें आ गया तो तुम ये 1,000 के फेर में नहीं फंसोगे। 1 साल तुम्हारे चले गए, तुम्हारा 2-3 लाख का घाटा हो गया 1,000 बचाने के चक्कर में। खैर जाने दो। जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे, बाकी मूर्ख हृदय रचेत ज्यों गुरु मिले ही विरंची सम। कहावत है कि अगर ब्रह्मा भी गुरु मिल जाए तो मूर्ख व्यक्ति है, उसमें सुधार नहीं आता। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। यह ध्यान में रखना है। स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। ए स्क्रीन पर दिख रहा है, ए ऑप्शन सही है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ध्यान में रखना है, इसमें भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं दोस्तों। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? कह तो रही थी कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हमने बंगाल विभाजन किया है। जो बंगाल का डिवीजन हुआ, ब्रिटिश सरकार का पब्लिकली ये मत था दिखावे के लिए कि हमने प्रशासनिक सुविधा के लिए किया है ये। लेकिन असल कारण क्या था, रियलिटी क्या थी? बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? क्या था उद्देश्य? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना उद्देश्य था, लेकिन उन्होंने बहाना क्या किया? प्रशासनिक सुविधा। बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को सप्रेस करना चाहते थे, सबड्यू करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 32, कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ समझौता 1916? ध्यान में रखिएगा, लखनऊ समझौता 1916, कांग्रेस लीग समझौता कह लीजिए,
कांग्रेस लीग समझौता या लखनऊ समझौता? 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? आपको यह बताना है इसका दूरगामी परिणाम क्या हुआ। कांग्रेस लीग समझौता का दूरगामी परिणाम हुआ भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। इसका दूरगामी परिणाम यही हुआ जो कांग्रेस लीग समझौता है 1916 में हुआ था। इसका रिजल्ट क्या आया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, इसके रिपरकशन क्या हुए? इसका रिपरकशन यही हुआ, भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ। क्योंकि जो कांग्रेस लीग समझौता था इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी मान ली गई थी कांग्रेस के द्वारा जो कि मानना नहीं चाहिए था, जो कि देश के लिए अच्छी नहीं थी। 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? अब पूछा जा रहा है कि नरम पंथ और गरम पंथ में मतभेद का 1907 में नेताओं के बीच जो 1907 में जो मतभेद हुआ, 1907 में कांग्रेस के उदारवादी तथा उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था? ये क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन, इसका आंसर हमें देखना है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर 1907 में उदारपंथियों और गर्मपंथियों में मतभेद हुआ। 1907 में किसके? कांग्रेस के अध्यक्ष पद को चुनाव के लिए गर्मपंथी जो थे अपने अपने पसंद का व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उदारवादी अपने पसंद के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है हमेशा। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये रास बिहारी घोष ने की थी, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने, आपको ध्यान में रखना है। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35, अनुशीलन समिति थी, क्या थी अनुशीलन समिति? एक क्रांतिकारी संगठन था, ध्यान में रखिएगा, एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये किसका स्टेटमेंट है कि कांग्रेस का जो आंदोलन है ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? कि मतलब किसने कहा था कि जो कांग्रेस का आंदोलन है ये लोगों द्वारा प्रेरित नहीं है, ना ही लोगों द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया है? ये लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट था कि जो कांग्रेस का आंदोलन है लोगों द्वारा प्रेरित नहीं है। यह स्टेटमेंट लाला लाजपत राय का था। निष्क्रिय विरोध, निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस का सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। 38, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। मतलब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, ये तो हमें पता ही है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो अंग्रेजों ने उस विभाजन को रद्द कर दिया। कब रद्द किया या कब से फिर से यूनाइट हो गया? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में विभाजित तो हुआ था 1905 में, लेकिन लोगों के विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कर दिया गया। कब एकीकृत हुआ? यह एकीकृत कब किया गया? 1911 में एकीकृत किया गया, ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। फिर से देखिए, यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, कि मतलब कानून, युद्ध के समय के जो कानून है जो पंजाब की गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किए गए थे वो कानून, भाई युद्ध के लिए अलग ही कानून होते हैं, शांति के लिए अलग कानून होते हैं, लेकिन पंजाब की गदर को शांत करने के लिए जो कानून इस्तेमाल किए गए थे उन्हें शांति के समय में भी जारी रखना चाहता था। कौन है? लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की कि 1906 में मिंटो से शिमला में मुसलमानों का शिष्टमंडल मिला, कुछ लोग मिले मुसलमानों के ग्रुप से संबंधित। उन्होंने किस चीज की मांग की थी, किस चीज के लिए प्रार्थना की? ए ऑप्शन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। ये सब यहाँ पाकिस्तान के मतलब विभाजन की, शुरू से ही देश के डिवीजन की ये सब चीजें थी, कोशिशें थी। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की थी शिष्टमंडल ने मुसलमानों के लिए? पृथक निर्वाचन वर्ग।
बंगाल का विभाजन कब हुआ था आपको बताना है, 15 अक्टूबर 1905 को। ये डेट, एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखनी है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, अगर इतना भी ध्यान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? कांग्रेस के गरम दल से कौन सा नेता संबंधित था आपको बताना है। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल से संबंधित था कौन सा नेता कांग्रेस के? अरविंद घोष। इसमें से दिए गए ऑप्शन में क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता की? आपको बताना है निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? ये क्वेश्चन है, कौन उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक उग्रपंथी थे, मदन लाल ढींगरा थे, उधम सिंह थे, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे, उग्रपंथी नहीं थे, गरम दलीय नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभावाधीन आया, मतलब जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है गरम पंथियों के हाथ में कब आ गया? भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है 1906 के बाद। 1906 के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन है गरम पंथियों के प्रभाव में आया। कब? 1906 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1908 में आई एम सॉरी दोस्तों, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। 1908 में कितने वर्ष की बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी? आपको बताना है। 6 इयर्स की जेल हुई थी, ध्यान में रखना है। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में अलग हुआ, ध्यान में रखिएगा। 47B, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण के आरंभ का द्योतक था। क्योंकि अब ये जो होम रूल आंदोलन बताया जा रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण का द्योतक था, मतलब होम रूल आंदोलन से ही ये पता चला कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम नए चरण में प्रवेश कर रहा है। क्यों? होम रूल जो था भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नए चरण का द्योतक क्यों माना जाता था, ये आपको बताना है। नए चरण का द्योतक क्यों माना जाता था? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। इसने देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण का द्योतक था। एक नए चरण का द्योतक इसीलिए माना गया क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी, एक प्लानिंग रखी कि स्वशासन हम करेंगे कैसे। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां ने की थी। दोस्तों अभी 50 क्वेश्चन पे ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन 51 से हम करेंगे बाद में। और अभी 50 क्वेश्चन आप कर लीजिए फटाफट, उसके बाद हम फिर से आएंगे 51 से। अभी जारी रहेगा गरमपंथी जो चरण है, या जो ये गरमपंथियों का मतलब उदारवादियों के खिलाफ एक जैसे उदारवादी ढंग था, तो उसमें उन लोगों का ये था कि भाई रिक्वेस्ट करिए अंग्रेजों से, धरना प्रदर्शन कीजिए तो उससे मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन उग्रवादियों का अलग ही था, वो यकीन करते थे कि नहीं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वो छीनने में यकीन करते थे कि जो देश मेरा है उस पर कोई विदेशी शासन करे और मुझ पे शासन जमाए, बर्दाश्त नहीं है। तो ये लोग थोड़ा सा वायलेंस में यकीन करते थे। क्वेश्चन नंबर 51 से आगे भी करता रहूंगा। दोस्तों इस चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्रिप्शन के अलावा शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुँचे। अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीग्राम पर फ्री चैनल पर द वॉरियर्स पे आपका स्वागत है, वहाँ आइए, आपको फ्री में हम क्विजेज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हमारा ऐप अगर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, वैसे भी फ्री में अगर करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ें पढ़ना चाह रहे हैं तो आप वैसे भी द वॉरियर्स करके हमारा ऐप है,
प्ले स्टोर पर जो मेरा ऐप है द वॉरियर्स, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साईं का आइकन लगा हुआ आएगा दूसरे या तीसरे नंबर पे, द वॉरियर्स, और लिंक भी मैं दे दूंगा यहाँ पर, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। कम से कम वहाँ करंट अफेयर्स और कुछ डेमो वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं मेरा पढ़ाने का ढंग, समझाने का ढंग। वैसे यूट्यूब पर भी एक आप देख सकते हैं, लेकिन आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।